गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ये चैप्टर जो प्रोडक्शन फंक्शन पिछले 3 लेक्चर से कंटिन्यू करते हुए चले आ रहे हैं, उस चैप्टर के आज लास्ट टॉपिक में है। इस टॉपिक में हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे। एक रिलेशनशिप बिटवीन टीपीएमपी एंड एपीएमपी, दूसरा हम इसके 1-2 न्यूमेरिकल करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे जो कई बार एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे ही 2 टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करने जा रहे हैं, लेकिन दोनों टॉपिक में प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग साथ साथ भी करते हुए चलते हैं। उसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चंस को बुक उठाते हैं और उसको करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। इसके पहले ला वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमने वहां पर इसका रिलेशनशिप पहले ही पढ़ लिया है। पहले ही पढ़ लिया है कि इसका रिलेशनशिप 3 फेज में होता है। वहां पर हम क्या करते थे, डायग्राम अलग अलग लेते थे। पहले ऊपर हम टीपी का डायग्राम बनाते थे, नीचे के हिस्से में उसके एमपी का डायग्राम बना लेते थे, और फिर उसके बीच साथ में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते थे। यहां पर हम जो इसका कॉन्सेप्ट लिए हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, जो इसका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि इसमें भी हम 3 फेज में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। इसका डायग्राम बनता कैसे है, हम एक्स एक्सिस लेते हैं, उसमें हम लोग यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दिखा देते हैं। वाई एक्सिस लेते हैं, इसमें हम टीपी एमपी को शो कर देते हैं, वो भी यूनिट्स में, हमेशा यूनिट्स में ही शो करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इसको बनाने का कॉन्सेप्ट है और किस तरह से इसको बनाना चाहिए, जब भी इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो बनाने में आपको सबको पहले इस पता होगा कि हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं, वेरिएबल फैक्टर ले लेते हैं, फिर टीपी ले लेते हैं और उसके बाद एमपी। तो वेरिएबल फैक्टर सबको पता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह से वेरिएबल फैक्टर हम लगातार क्या करते हैं, लेते हुए चले जाते हैं। जब वेरिएबल फैक्टर इस तरह से लेंगे तो हम फिर उसके बाद क्या लेते हैं, इसके बाद एमपी को ले लेते हैं। मैं टीपी को हमेशा बाद में ही लेता हूं, आप लोगों को भी प्रेफर करता हूं कि हमेशा इसको बाद में लीजिए, क्योंकि हमें एमपी पता है कि एमपी पहले इंक्रीज होना चाहिए, फिर एमपी डिक्रीज होने लगना चाहिए, फिर 0 हो जानी चाहिए, उसके बाद वो निगेटिव में आ जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मैं 10 ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। तो 10 ले लिया, 20 ले लिया, 15 हो गया, फिर उसके बाद 7 हो गया, फिर इसके 0 हो गया, -5 हो गया। इस तरह से मैंने इसको क्या कर लिया, एमपी। तो एमपी मैंने 3 बातों की ध्यान रखी है। क्या क्या ध्यान रखा है, पहले हिस्से में इंक्रीज होना चाहिए, दूसरे हिस्से में डिक्रीज होना चाहिए, फिर 0 हो जाना चाहिए, उसके बाद थर्ड जो फेज होगा उसमें क्या हो जाना चाहिए था, निगेटिव। तो मैंने आप सबको दिखाई दे रहा होगा, तीनों बातों का ध्यान रखा। तो ये तीनों बातों को इसमें ध्यान रखना है, इस तरह से इसको करना है। जब टीपी आप करोगे तो टीपी में क्या कर देना है, इनको सम करते जाना है। अगर इस चीज में टीपी लिखना है 1, तो 1 के सामने 10 ही है। जब सेकंड के सामने लिखना है तो इन दोनों को, फर्स्ट में कितना मिला था और सेकंड में कितना मिला था, मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर यहां लिख देंगे। फिर थर्ड के सामने लिखेंगे तो इन तीनों मार्जिनल प्रोडक्ट को जोड़कर लिख देंगे। फिर इसके बाद यहां पर जाएंगे तो ये चारों को जोड़ करके लिख देंगे। फिर इसके बाद आएंगे तो फिर 5 को जोड़ कर लिख देंगे। फिर इस वाले में आएंगे तो हम फिर इसको 47 करके सभी को जोड़ करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका शेड्यूल बन गया। शेड्यूल क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर 1, 2, 3, 4, क्योंकि रेशनल होता है कंज्यूमर। फिर इसके बाद प्रोड्यूसर भी एमपी हमने जो लिखा, एमपी का सम करते हैं चलेगा, टीपी का। दूसरी तरह इसका जब न्यूमेरिकल आप करोगे तो आप इसको दूसरी तरह देख सकते हो कि अगर हमारे पास टीपी दिया होता तो एमपी हम कैसे निकालते। तो टीपी हमारे पास सिंपली दिया था, तो 10 को ऊपर वाले से माइनस करते हैं, तो 10 के ऊपर कुछ नहीं है तो 10 रह जाएगा। 30 को इससे माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 45 को 30 से माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 52 को 45 से माइनस करेंगे 7 आ गया। यानी जिस सीध में लिखना है उसी सीध के टीपी को ऊपर वाले टीपी, यानी TPN - TPN - 1, इस तरह से इसको हमें माइनस करना है। इसी तरह इसके अगले उसमें आते चले जाएंगे। यहां पर क्या हुआ कि हमने इसको जब माइनस किया 50 से इसको, तो कितना आ गया यहाँ पर,
52 था और ये भी 52 था, तो इसको इससे माइनस किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। 47 से 52 को किया तो कितना आ गया, 5 आ गया, -5 आ गया। तो वो अगर हमारे पास टीपी है तो टीपी को माइनस करते हुए हम एमपी निकाल सकते हैं, एमपी है तो एमपी को सम करते हुए टीपी निकाल सकते हैं। अब इसके हम तीनों फेज को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, when TP increases in increasing rate MP also increases। जब TP इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज कर रहा है तो TP भी MP भी क्या कर रहा है, इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। तो इसको कई बार कैसे डिफाइन करते हैं, एज लॉन्ग एज TP इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट MP आल्सो इंक्रीजेज। तो यही चीज इसमें दिखाई दे रही। फिर इसके सेकेंड हम फेज में जब आते हैं, सेकेंड में क्या हो रहा, व्हेन टीपी स्टार्ट इंक्रीजेज इन डिमिनाइजिंग रेट। टीपी क्या करने लगा है, इंक्रीज हो रहा है किस रेट में, डिमिनाइजिंग रेट में। इन सेम टाइम एमपी स्टार्ट फॉल्स बट पॉजिटिव। एमपी क्या करती है, फॉल होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। वो कहां से, थर्ड यूनिट के बाद से लेकर आप 5 यूनिट तक इसको देखने को मिल रहा। इस तरह के ये हमें पिक्चर सामने दिखाई दे रहे। तो ये होता है। फिर इसके बाद ये तो हो गया सेकेंड फेज। थर्ड फेज जब आते हैं, ये फेज 1 है, ये फेज 2 है, ये फेज 3 है। 3 में क्या होता है, व्हेन एमपी स्टार्ट फॉल्स टीपी बिकम एमपी बिकम निगेटिव। व्हेन टीपी स्टार्ट फॉल्स एमपी बिकम निगेटिव हो जाती है। अगला इसका एक केवल पॉइंट रहता है, व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम। जब एमपी 0 होगा तो टीपी क्या होगा, मैक्सिमम। तो 3 फेज हो गए और फोर्थ क्या हो गया, 0 और मैक्सिमम का रिलेशनशिप। इट्स मीन व्हेन एमपी 0 टीपी मैक्सिमम। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी का, जो 3 फेज में इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। उसका हम लोग अगर शेड्यूल बनाते हैं तो इस तरह का शेड्यूल हमारे सामने बन करके आ जाता है, और ये शेड्यूल का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। इसी तरह अगर हम अब हम इसको शेड्यूल को फिर से एक बार जनरेट करते हैं, क्योंकि ये तो रिलेशनशिप था टीपी और एमपी का। अब रिलेशनशिप है एपी एंड एमपी का। किसके बीच में, एपी एंड एमपी का। तो फिर से एक बार से वही हम लोग बनाते हैं, वेरिएबल फैक्टर ले लेते हैं, टीपी ले लेते हैं, फिर एमपी ले लेते हैं। अब एक और बढ़ जाएगा जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। इसको लिखने से पहले आप ध्यान से इसको समझ लो। टीपी निकालने का फार्मूला हम लोग रिकॉल करते हैं। टीपी कैसे था, सिग्मा एमपी, मतलब सम ऑफ एमपी, या दूसरा था एपी मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल फैक्टर। ये 2 से इसको निकलेगा। वहीं पर एमपी कैसे निकलता था, टीपी एन माइनस टीपी n-1, ये था। एपी निकालने का फार्मूला क्या था, टीपी डिवाइड बाई वेरिएबल फैक्टर। टीपी को किससे डिवाइड करें, वेरिएबल फैक्टर से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। यहां पर हम फिर से उसी तरह से लेने की कोशिश करते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, 4, 5, 6। तो टीपी फिर से पहले लेंगे तो टीपी वही पुराने ले लेते हैं, 10, 20, फिर इसके बाद कितना था, 15, फिर 7 के बाद क्या था, 0 के बाद -4 ले लेते हैं। ये हमारे पास एक आती है। 5 ले सकते थे, 4 ले लिया, मैंने 4 लिख दिया। तो 4 को ही हम मानकर इसमें चलते हैं और इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको टीपी निकाल लेते हैं। टीपी क्या होता है, सम ऑफ एमपी। तो 10 हो गया, इन दोनों को प्लस किया 30 हो गया, तीनों को प्लस किया 45 हो गया, फिर इसको 52 हो गया, फिर 0 प्लस किया तो 52 हो गया, 4 माइनस किया तो 48 हो गया। एपी निकालने का फार्मूला पहले बता चुके, टीपी डिवाइड बाई वेरिएबल फैक्टर। तो पहला क्या था, 10 डिवाइड बाई 1 तो 10 आ गया, 30 डिवाइड बाई 2 15 आ गया, 45 डिवाइड बाई 3 15 आ गया, फिर 52 डिवाइड बाई
4, तो 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। फिर 52 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10.40, इतना आना चाहिए, हाँ 10.40 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? AP। तो AP मैंने कैसे निकाला? TP से वेरिएबल फैक्टर को डिवाइड करता हुआ चला जा रहा हूं। तो यहां पर आपको अब इसको हम ध्यान से देख लें, क्योंकि हमें पढ़ना क्या? रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP एंड AP। MP और AP के रिलेशनशिप को यहां पर डिस्कस करना है। तो आप देख रहे हो MP क्या कर रहा है? यहां पर इंक्रीज कर रहा है, तो AP भी इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद MP क्या होने लगा? डिक्रीज होना शुरू हुआ है। उस सेम टाइम पे भी MP या तो इंक्रीज नहीं हुआ, तो वो कांस्टेंट ही है, वो अभी डिक्रीज होना स्टार्ट नहीं किया। जब MP ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तब ये डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। ये 0 होगा तो ये 0 नहीं होगा, ये निगेटिव होगा तब भी ये 0 या निगेटिव नहीं होगा। तो ये एक जनरल पिक्चर हमारे सामने आई है। इस जनरल पिक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से ये डिफाइन होगा। तब रिलेशनशिप को हम यहां समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले होता है एज लॉन्ग एज MP इज मोर देन AP, AP राइजेस। जब तक MP AP से ज्यादा है तो AP क्या करेगा? राइज करेगा। तो यहां पर देख रहे हो MP क्या है? AP से ज्यादा है तो AP भी क्या कर रहा? राइज कर रहा। तो पहला पॉइंट डिस्क्रिप्शन का क्या हो गया? एज लॉन्ग एज MP इंक्रीजेज AP राइजेज। फिर है व्हेन MP इज इक्वल टू AP, AP इज इट्स मैक्सिमम। जब MP AP के इक्वल होगा, ये MP है और ये AP के इक्वल होगा, तो ये AP उस समय अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। जब यानी इसका मतलब व्हेन MP लाइन कट द AP लाइन इट इज द मैक्सिमम पॉइंट। फिर इसके बाद अगला देखें व्हेन MP इज लेस देन AP, AP स्टार्ट फॉल्स। जब MP क्या है? AP से कम हो गया तो AP क्या कर रहा? फॉल करने लगा, घटना शुरू हो गया है। फिर क्या होगा? व्हेन MP बिकम 0, AP इन दैट टाइम आल्सो फॉल्स। फिर होगा व्हेन MP निगेटिव, AP नेवर टच द एक्स एक्सिस। MP अगर निगेटिव है तब भी AP एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो फिर से इसको डिफाइन करते हैं व्हेन MP इंक्रीजेज AP आल्सो इंक्रीजेज। आफ्टर सम टाइम MP स्टार्ट फॉल्स बट दैट टाइम आल्सो AP इंक्रीजेज। फिर क्या होगा? थर्ड पॉइंट में व्हेन MP कट द AP इट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ AP। When MP cut the AP, it is the maximum point of AP. After that, when MP less than AP, when MP less than AP, तो falling rate of MP is more than falling rate of AP. When MP negative, AP start falls, but it decreasing rate is very low. When MP negative, AP नेवर टच द एक्स एक्सिस। AP कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा बिकॉज TP नेवर बी 0। TP कभी 0 नहीं हो सकता तो AP भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? AP एंड MP के बीच में। तो इसको इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसे लेकर के इसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, जो इसके कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कैलकुलेट TP एंड AP। कैलकुलेट क्या करना है? TP एंड AP। क्वेश्चन दिया गया है, वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर दिया गया है और दूसरा MP दिया गया है। क्योंकि फाइंड आउट क्या करना है? TP एंड AP, इन दोनों को फाइंड आउट करना है। तो ये दिया गया है, वेरिएबल फैक्टर और MP दिया गया है। तो वेरिएबल फैक्टर तो आपको सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही देना दिया होगा। तो 1 2 3 4 5 6
7, ये वेरिएबल फैक्टर दिए गए हैं। फिर MP कितना दिया गया है? MP दिया गया 24, 20, 16, तो 24 दिया गया है, 20 दिया गया है, 16 दिया गया है, 16 के बाद 12, 8, 0, -8 दिया गया है, 12, 8, 0, -8। तो फाइंड आउट क्या करना है? TP फाइंड आउट करना है और AP फाइंड आउट करना है। तो आपको पता ही कि TP मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि ये क्या होता है, सिग्मा MP को अगर वो कर देंगे, सम कर देंगे तो ये निकल आएगा। तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 24 आएगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। फिर तीनों को जोड़ देंगे 60 आ जाएगा। चारों को जोड़ देंगे 72 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे 80 आ जाएगा। फिर भी 80 ही रहेगा। फिर कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ये हमारे पास कैसे आए, इनको जोड़ते जा रहे हैं। जब 1 के सामने लिखना तो 1 क्या उसके ऊपर वाला जोड़ा 24, 2 के सामने लिखना तो 2 और इसको प्लस किया 44 आ गया। 3 के सामने लिखना था तो इन तीनों को प्लस कर लिया आ गया। 4 के सामने लिखे चारों को प्लस कर लिया। 5 के सामने सबको प्लस कर लिया। फिर इस तरह से इसको निकल आएगा। AP अभी हमने बताया था कि TP को किससे डिवाइड कर देंगे? वेरिएबल फैक्टर से। तो क्या निकल आएगा? क्या आ जाएगा? AP निकल आएगा। AP को निकालने के लिए अब हम लोग करके देखते हैं कि 24 डिवाइड बाई 1, 44 डिवाइड बाई 2, 60 डिवाइड बाई 3, 72 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 72 के सामने कितना वेरिएबल फैक्टर 4, 80 डिवाइड बाई 5, फिर 80 डिवाइड बाई 6, फिर उसके बाद 72 डिवाइड बाई 7। इस तरह से इसको निकालेंगे। निकाल कर आप खुद इसको कर सकते हो। तो 24 आया, 1 से डिवाइड किया 22 आ गया। फिर कितना आ गया? 20 आ गया। फिर 72 को 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 के बाद 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। फिर इसके बाद 80 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13.33 आ जाएगा। 72 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 10.26 आ जाएगा। इस तरह से इसको निकाला जाता है। किसको निकालते हैं? ये AP को फाइंड आउट करने का तरीका है। इस तरह से AP निकलता है और AP को निकालने के यही तो इस वाले चैप्टर में ये MP, TP, AP यही आपस में निकालने। कभी TP दिया होगा तो MP निकालना होगा, MP दिया होगा TP निकालना होगा, कभी TP दिया है तो AP निकालना होगा। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं और इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा, इसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यानी अगले टॉपिक में, वो भी वर्कशीट के रूप में आपके पास आएगी। तब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना कि किस तरह से इसको किया जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा अगर इसको इस क्वेश्चन हम लोग इसको और करना चाहें कोई एक क्वेश्चन, तो हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें गैप हो। गैप होने का मतलब क्या है कि उसमें बीच बीच में कुछ डिजिट न दिए गए हो। मैं ये बुक से लेता हूँ आपको एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग फिर से देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, TP है, MP है एंड AP। वेरिएबल फैक्टर जो इसमें दिया गया है बुक में वो 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से दिया गया है। फिर दूसरे वाले में 4 के सामने जो TP है केवल 4 के सामने 25 है, बाकी कुछ नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद AP जो है वो 1 के सामने 5 है और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो 1 के में 5 हो गया। और उसके बाद हमारे पास MP आ जाता है। तो MP 2 के सामने 8 है, 4 के सामने 3 के सामने 4 है। फिर उसके बाद 5 के सीध में 5 दिया गया है
और उसके एट लास्ट उसमें 0 दिया है एंड -4 दिया है। तो 0 दिया गया है और -4 दिया गया है। अब इसको हमें करना है तो किस तरह से ये क्वेश्चन हम करेंगे और किस तरह से इसको निकालेंगे, तो इसको हम लोग निकाल के पहले देख लेते हैं। अगर AP1 के सामने 5 है, मतलब AP मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल फैक्टर इक्वल टू TP, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो अगर 1 के सामने TP जितना है उतना ही MP होता है, तो यहाँ पर भी 5 1 होगा तो TP MP AP सब एक होते हैं। फिर TP जोड़ना है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना है 13 आ गया। इन तीनों को प्लस किया तो कितना आ गया, क्योंकि 0 के सामने कुछ होने के चांस ही नहीं है, तो कितना हो गया 13 में 4 तो 17 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा MP होता है, तो 25 से 17 मैंने माइनस किया तो 8 आ गया। फिर क्या होगा 25 ये सभी को प्लस कर दें तो यहाँ पर 30 आ गया, फिर 30 रहेगा, फिर 26 रहेगा। तो कैसे निकल आया, TP MP के रिलेशन इस्टेब्लिश करके मैंने इसको निकाल लिया। अब इसके बाद हम अगर वो निकालते हैं डिवाइड करके AP, तो AP पहले 5 आया, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। फिर 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5.67 आ जाएगा। फिर 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। फिर 30 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम फिर से डिवाइड करेंगे किसको, 30 को 6 से तो 5 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में किसको 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.71 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं और ये इसके तरीके हैं। तो ये चैप्टर था, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं कभी कभी और उनके इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।